अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म जो है वो डिस्कस किया था। हमने उसमें ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये दो मेन फेजेस में होता है। पहली जो फेज़ होती है उसको लाइट रिएक्शंस बोलते हैं और जो दूसरी जो फेज़ थी उसको हम डार्क रिएक्शंस या केल्विन साइकिल बोलते थे। लाइट रिएक्शंस में हमने ये देखा था कि लाइट जो है वो डायरेक्टली सनलाइट और उसकी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली चाहिए होती है और उस लाइट को जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करके उससे एटीपी बनाता था। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसके बाद उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है। लाइट लेके उसको एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल करता था, यानी कि उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। ये जो केमिकल एनर्जी थी, ये जो एटीपीज और NADPH मॉलिक्यूल्स बनते थे लाइट की वजह से, जो एनर्जी लाइट से लेके, वो जो मॉलिक्यूल्स है वो डार्क साइकिल में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस में इस्तेमाल होते थे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होते थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितनी सनलाइट जो है वो प्लांट के लीव्स के ऊपर पड़ती है उसमें से सिर्फ 1% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो ट्रांसमिट हो जाएगी, आगे को गुजर जाएगी या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। एब्जॉर्ब सिर्फ 1% लाइट होगी। अब जो लाइट है, अगर थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊं जो इस वक्त आपके उससे रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं। जो वाइट लाइट है, सनलाइट जो है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं एक्चुअली वाइट लाइट की, जिसके डिफरेंट कलर्स बनते हैं स्पेक्ट्रम के। अगर उसको हम देखें तो उसको अगर हम प्रिज्म के अंदर से उस लाइट को देखें तो 7 कलर रेनबो पूरी बनती है, जिस रेनबो को हम विब गॉयर जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म में उसको हम कह सकते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं। अब इनमें से जो एक मजे की बात यह है कि जो प्लांट्स का कलर या क्लोरोफिल जो है उसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। प्लांट्स के लीव्स का कलर हमें ग्रीन नजर आता है, तो उसके ग्रीन नजर आने की वजह यह है कि क्लोरोफिल जो है वो बाकी जो कलर्स ऑफ लाइट हैं उनको तो किसी हद तक टू सम एक्सटेंट जो है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो ग्रीन लाइट है उसको वो टोटली रिफ्लेक्ट करता है और उस ग्रीन लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें उसका कलर जो है वो ग्रीन नजर आता है। जो ब्लू और रेड लाइट्स होती हैं ये मोस्टली जो है वो क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होती हैं और ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करती हैं। फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स जो है वो थाइलाकॉइड, जो क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड रीजन है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि वो जिसमें वो बने हुए थे, वो स्टैक्स बने हुए थे, वो स्टैक्स वाला जो रीजन था उसको थाइलाकॉइड रीजन कहते हैं। तो थाइलाकॉइड रीजन में क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है वो फोटोसिस्टम्स बने होते हैं, इनको फोटोसिस्टम्स हम कहते हैं। पिगमेंट्स जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। इसमें जो अगर हम क्लोरोफिल की टाइप्स डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास क्लोरोफिल की जो मेन टाइप्स हैं वो 3 यहाँ पे आपकी बुक के हिसाब से, वैसे तो ज़्यादा होती हैं। क्लोरोफिल ए होता है, उसके बाद ये जो पिगमेंट्स की टाइप्स हैं, वैसे पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं, आगे अगली क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे। क्लोरोफिल बी होता है और उसके साथ साथ कैरोटीन्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन्स इसको हम कहते हैं। ग्रीन कलर मैंने आपको बताया, और ये पिगमेंट्स जो होते हैं इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। पिगमेंट्स जो है वो ब्लू भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं और ऑरेंज भी हो सकते हैं। पिगमेंट्स के डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, बट मेनली जिसके साथ हमारा कंसर्न है फोटोसिंथेसिस के हवाले से, जो मोस्ट कॉमन है प्लांट्स में जो होता है, बैक्टीरिया में जो होता है,
दैट इज क्लोरोफिल ए, जो फोटोसिंथेसिस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट्स असल में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो विजिबल लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं वो लाइट की डिफरेंट सेगमेंट्स को, लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए की बात करें तो वो ब्लू और ग्रीन लाइट, ब्लू और रेड लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। इन दो तकरीबन 400 से 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद 650 से 700 या 700 से 750 की वेवलेंथ जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। इसी तरह से क्लोरोफिल बी जो है वो 450 से 500 तक की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है, और 650 से 700 या 600 से 650 के दरमियान जो वेवलेंथ होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। यानी डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जिसको एक रिफ्लेक्ट करता है उसको दूसरा एब्जॉर्ब करता है। तो मकसद पिगमेंट्स का क्या है? टू एब्जॉर्ब व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में से कुछ सेगमेंट उसका जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। और जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए जिस लाइट कलर ऑफ लाइट को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहा होगा, दूसरा उसको उसके उल्ट कर रहा होगा, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। क्लोरोफिल ए जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा उसको हो सकता है एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो पिगमेंट्स का मकसद क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट को एब्जॉर्ब करना, और लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद आगे कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी बॉन्ड्स की सूरत में एटीपीज और NADPH बनाने में इस्तेमाल होती है। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं? ये पहले तो ये समझना होगा कि लिमिटिंग फैक्टर होता है। लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है? लिमिट करना, रोकना, लिमिट करना, रोकना, कम करना। तो रोकने या कम करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक ऐसा फैक्टर जिसकी डेफिशिएंसी जो है वो रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को कम कर दे। जो भी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम अभी फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं, तो एक ऐसा फैक्टर जिसके कम होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाए, जिसके ज्यादा होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। और इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी और टेम्परेचर, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कम या ज्यादा होने से फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत, रोशनी की तमाज़त, शिद्दत जो है वो जिस तरह जैसे जैसे ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उसी तरह से इंक्रीज हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में इंक्रीज आने से जो फोटोसिंथेसिस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और एक खास हाईएस्ट इंटेंसिटी लेवल पे पहुंचने के बाद जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, उससे आगे अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है तो फिर फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट, फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाएगी। लाइट की शिद्दत कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। इसी तरह से टेम्परेचर जो है वो कम टेम्परेचर के ऊपर फोटोसिंथेसिस कम होती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होती जाएगी। और सेम वही कि एक खास टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद फोटोसिंथेसिस का टेम्परेचर के हवाले से कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां उस पे फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो जैसे जैसे राइज करेगी, ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा ही आगे प्रोडक्ट बनेगी, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, यहां तक के दूसरे फैक्टर कम हो जाए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें लाइट भी चाहिए, हमें
टेम्परेचर भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन लाइट हो ही कोई ना, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी। अगर टेम्परेचर की इंटेंसिटी कम हो तो जितनी इंटेंसिटी है उसके हिसाब से ही फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो दूसरे फैक्टर्स अगर इसको लिमिट ना करें तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। अच्छा, लेकिन फिर भी एक बियॉन्ड अ कंसंट्रेशन, एक जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उससे आगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमें, लेकिन प्लांट जो है उसके स्टोमेटा एक ख़ास लेवल पे जाके क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद वो मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, जो ली हुई है उसी को यूटिलाइज करेंगे। यानी वहाँ पे जाके अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसके जो है वो ज़्यादा, ये कम होने से कोई ज़्यादा होने से मज़ीद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम होने से फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो दो चीज़ें डिस्कस की। एक तो रोल ऑफ क्लोरोफिल और लाइट हमने डिस्कस किया कि लाइट और क्लोरोफिल का क्या इफेक्ट है। क्लोरोफिल का हमने रोल ये बताया आपको कि क्लोरोफिल का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और लाइट जो है उसके बारे में आपको बताया कि लाइट के डिफरेंट कलर्स होते हैं, विबगायर मैंने बताया। अब ये जो कलर्स हैं, डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स जो है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ मतलब लाइक क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और रेड लाइट जो है को एब्जॉर्ब करता है, बाकी को रिफ्लेक्ट करता है, स्पेसिफिकली ग्रीन को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनका कलर हमें ग्रीन नज़र आता है। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी वजह से कलर हमें नज़र आते हैं, ये एक साइंटिफिक मतलब चीज़ है। दूसरी जो चीज़ हमने डिस्कस की वो थी लिमिटिंग फैक्टर्स क्लोरोफिल के, कौन जो फोटोसिंथेसिस के हैं वो कौन से हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसकी स्पीड कम नहीं ज़्यादा हो सकती है, उसको रोक सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और टेम्परेचर, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। हमने देखा कि इन चीज़ों की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होता है, और इनके डिक्रीज होने से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है रेट, जो रफ्तार होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कम हो जाती है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर ये चीज़ें चली जाएं, ये फैक्टर्स चले जाएं, तो फिर इनका कोई असर नहीं होता, फिर कांस्टेंट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।